कल की कोई समस्या है भाई? नो स्टडी नो प्रॉब्लम। क्या हो? हाँ, किस चीज़ को हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? स्वाति, सृष्टिका, श्रीतिका, ठीक है। तो कल कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। कहाँ गए बाकी बच्चे? चलिए, आज एक टॉपिक है हमारा हीट बजट। फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी देख रहे हैं श्रीतिका, ठीक ना। ज्योग्राफी का पार्ट है, पेपर फर्स्ट में है आपका यूपीएससी में। यूपीएससी में आपका पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है। इसमें दो पार्ट्स, एक वर्ल्ड और इंडिया। तो इंडिया आपका यूपीएससी और सीजीपीएससी दोनों में काम आएगा। जितना यूपीएससी में पढ़ेंगे मोर देन सफिशिएंट है आपका सीजीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। वर्ल्ड का प्रीलिम्स सीजीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूपीएससी में आपका पूरा काम आएगा। तो वर्ल्ड में अभी हम लोग वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किए हैं, है ना। एक दो तीन दिन की क्लास निकल गई है, तो वो ऑनलाइन मैं आपको जुड़वा दूंगा, रिवाइज कर लीजिएगा। डाउट होगा तो फिर अलग से टाइम लेके पूछ लेना। तो क्लाइमेटोलॉजी से फिर आपका सिलेबस स्टार्ट है, मान के चल लेना, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन तो बता ही दिया होगा, और उसके बाद अभी कुछ दिनों में हिस्ट्री वगैरह और स्टार्ट होगी तो वो कवर होगा, ठीक है। चलिए, तो आते हैं हम लोग हीट बजट। आज एक टॉपिक है आपका, कल हमने कंप्लीट किया था टेम्परेचर। आज हमारा टॉपिक है हीट बजट, उष्मा बजट। उष्मा बजट करके टॉपिक है, टेम्परेचर से ही जुड़ा हुआ है। हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए अभी। इंसोलेशन, इंसोलेशन क्या होता है डिटेल देगा, उसी से उसका ही रिजल्ट या उसका ही कंसिक्वेंसेस हो गया टेम्परेचर। तो ये हमने कंप्लीट किया है कल। तो ये दो टॉपिक हमने अभी कंप्लीट किया है। इसी से रिलेटेड है आपका हीट बजट। इसी से रिलेटेड क्या है आपका जो है हीट बजट, उष्मा बजट। तो ये सबसे पहले तो हीट बजट है क्या, कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा आपको। हीट बजट का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट, संकल्पना या डेफिनेशन जो भी कह सकूँ। एक आपका जो है हीट बजट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, इसमें एक लाइन डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। फिर हीट बजट के संदर्भ में आपका है ना इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, आउटगोइंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये देखेंगे। इनकमिंग सोलर रेडिएशन का हिंदी हो जाएगा आपका आने वाली सौर किरणें, सौर विकिरण कितना आ रही है। और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाने वाली। आउटगोइंग का मतलब आपका जो निष्कासित पार्थिव विकिरण, इनके बारे में कुछ डेटास होंगे, आंकड़े होंगे हमारे पास, वो देखना है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आने वाली सूर्य की किरणें या सौरिक विकिरण, और जाने वाली पार्थिव विकिरण पृथ्वी से जाने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इन दोनों का आप क्या जो है डेटा देखेंगे। और उसके बाद है फिर लास्ट में अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन, लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस, लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस।
अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। ये 3 डायमेंशंस देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपका बजट का मतलब तो जानते ही आप लोग क्या होता है? क्या होता है बजट का मतलब? और बताओ। ठीक है, आय और व्यय का लेखा जोखा, मतलब कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है, उसके रिकॉर्ड को, उसके हिसाब किताब को क्या बोलेंगे हम लोग? बजट कहते हैं, है ना। जैसे आप लोग का बजट है, घर वाले भेजते होंगे 10,000, उसमें कितना रेंट जा रहा है, कितना खाने पीने में जा रहा है, बाकी फिर कितना पर्सनल अदर एक्सपेंसेस में जा रहा है। तो 10 के अंदर हो जा रहा है तो बजट आपका क्या पॉजिटिव में है, और यदि उससे ज़्यादा खर्च कर ले रहे हैं तो फिर डेफिसिट में चला जाएगा, है कि नहीं। तो बजट का मतलब है किसी भी चीज़ का कितना आपका जो है आ रहा है और कितना जा रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर है उष्मा बजट का मतलब है पृथ्वी के उष्मा बजट से हमारे पास, तो हमें ये देखना है कि पृथ्वी को जो उष्मा प्राप्त हो रही है, हीट रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है? आपका सनराइज से, सोलर रेडिएशन से हो रहा है। तो सोलर रेडिएशन से जितनी उष्मा आ रही है ना, कहीं ना कहीं उतनी ही क्या होती है, फिर से स्पेस में रिटर्न हो जाती है। स्पेस में फिर से उतनी ही क्या हो जाती है आपकी जो है, जितनी इनकमिंग है उतनी ही कहीं ना कहीं आउटगोइंग होनी चाहिए। तभी हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, मैंने कहा था कि बैलेंस बना हुआ है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर, है ना। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ये 15 डिग्री है, मैंने वर्तमान में कहा ये बढ़ करके अभी 15.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 15.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि लगभग 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, राइट। 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन लगभग आपका ये एवरेज टेम्परेचर है जो नासा के अनुसार आपका जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का टेम्परेचर, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, है ना, इंक्रीज होकर के लगभग इतना अनुमान लगाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि 15 से 17 के बीच में भी, है ना, एग्जाम में दे देगा रेंज वगैरह। तो कुछ लोग कहते हैं कि 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। तो कभी ये भी आ जाए कि टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इंक्रीज कर गया, तो ये भी स्टेटमेंट लगभग क्या होगा, सही होगा। क्योंकि हमने उसमें भी देखा था क्लाइमेट चेंज में कि हमने 2 डिग्री से कम टेम्परेचर ग्रोथ या टेम्परेचर इंक्रीज का क्या रखा हुआ है, टारगेट रखा हुआ है प्री इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड से, राइट। तो हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वह 15 डिग्री क्या है, बैलेंस्ड है, एवरेज क्या है। इसका मतलब है कि जितना आ रहा है उतना ही कहीं ना कहीं जा रहा है, तभी हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वह क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, हीट बैलेंस बना हुआ है। अदरवाइज यदि ज़्यादा आता कम जाता तो टेम्परेचर राइज करते रहता, बढ़ते रहता, या फिर ज़्यादा आता आपका जो है कम जाता ज़्यादा तो ये घटते जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। अर्थ का एक टेम्परेचर जो एवरेज क्या बना हुआ है, आपका बैलेंस बना हुआ है। इसका मतलब है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना। आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले पृथ्वी गर्म होती है, पहले अर्थ सरफेस हीट होता है, फिर इस अर्थ सरफेस से जो रेडिएशंस निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटगोइंग को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं लॉन्ग वेव, हिंदी में लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को कहते हैं दीर्घ तरंगे, आपका जो है दीर्घ पार्थिव तरंगे कहते हैं, राइट। इंग्लिश हिंदी वाले याद हो गया ना। तो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ये आपका किस कॉन्टेक्स्ट में होती है, शॉर्ट वेव होती है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी कि जो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है ना, अमाउंट ऑफ, लिख लीजिए एक लाइन परिभाषा, अमाउंट ऑफ the record between उसी आगे आ जाएगा, उसके पहले द रिकॉर्ड बिटवीन इनकमिंग
and amount of incoming solar radiation and outgoing long wave terrestrial radiation having balance over the earth, that is known as heat budget। हिंदी में लिख लीजिएगा, आपका जो है आने वाली लघु तरंगदैर्ध्य सौरिक विकिरण और जाने वाली दीर्घ तरंगदैर्ध्य पार्थिव विकिरण के बीच संतुलन पाया जाता है, दैट इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, उष्मा बजट कहा जाता है। समझ गया ना भाई। तो यहाँ पे आना क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जाना कौन सा हो गया आपका, दोनों के बीच में। तो ये बैलेंस, तभी जो है पृथ्वी का टेम्परेचर क्या बना हुआ है, एवरेज बैलेंस बना हुआ है। क्लियर पॉइंट याद है। अब कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको बस हमको समझना है, वही आपका मेन है। तो हम लोग जो सोलर रेडिएशन आती है उसको 100 यूनिट मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं आपका, 100 इकाई, 100 इकाई मान के चलते हैं। इधर वाला पोर्शन स्पेस या शून्य कहा जाता है, स्पेस या जीरो में या शून्य में, या तो अंतरिक्ष बोल दो या शून्य में चला गया मान के चलेंगे। और बाकी नीचे आपका फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये पूरा का पूरा अर्थ का क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वायुमंडल हो गया। तो हम लोग जो आती है सूर्य की यूनिट्स 100 यूनिट्स मान के चलते हैं। तो उस 100 यूनिट्स का जो है पूरा का पूरा पृथ्वी तक नहीं आता है। सबसे पहले तो 35 यूनिट्स ऊपर का ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। कैसे होता है उसको समझेंगे। क्लाउड्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ऊपर जो वाइट कलर के क्लाउड्स दिखते हैं वो आइस पार्टिकल्स होते हैं। तो वाइट कलर के, तो उससे टकरा करके कुछ किरणें क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो 27 यूनिट्स कहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपकी जो है क्लाउड से टकरा करके रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्टेड। क्लियर पॉइंट पहला कि 27 यूनिट्स क्या हो गई आपकी, वो सरफेस तक आ ही नहीं पाई है, ऊपर के ऊपर ही टकरा करके क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, अर्थ तक वो पहुंच ही नहीं पाती है। उसी में से आपका 6 यूनिट जो है डस्ट पार्टिकुलेट्स वगैरह से टकरा करके रिटर्न होती है। इसी में से 6 यूनिट आपका क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट है आपके पास, डस्ट पार्टिकुलेट्स से आपका जो है इनसे टकरा करके 6 यूनिट क्या होती है, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर पॉइंट। तो 27 + 6 33 हो गया। 2 यूनिट्स अर्थ तक आती तो है, 2 यूनिट्स अर्थ तक आती है, या जो अर्थ तक आती है उनमें से 2 यूनिट्स जो है ये आइस कवर्ड एरिया है, ग्लेशिएटेड जो पार्ट है आपका, यहाँ पर आपका जो है आइस कवर्ड एरिया है पृथ्वी पर, पोल्स के आसपास पूरा का पूरा आइस जमा हुआ है, अंटार्कटिका आइस है, ग्रीनलैंड आइस है ना, हिमालय के ऊपर पूरा का पूरा आइस है, ग्लेशियर्स है आपके जो है। तो उनसे सीधा स्ट्राइक करके, टकरा करके सीधा 2 यूनिट क्या होती है, फिर से कहाँ चली गई आपकी, 2 यूनिट्स यूनिवर्स में चली गई, स्पेस में चली गई, जीरो में चली गई, 2 यूनिट्स। मतलब ये इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है अर्थ को हीट करने में, आई और सीधा टकरा करके क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है आपको अर्थ को हीट करने में, अर्थ सरफेस को हीट करने में।
तो इस तरीके से देखेंगे तो ये 35 यूनिट्स का क्या हो गया आपका, सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हो गया विदाउट कंट्रीब्यूटिंग द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर नॉर इधर, और आपका जो है सरफेस दोनों को किसी में भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है गर्म करने के लिए, न एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है ये, नहीं अर्थ सरफेस को गर्म कर रहा है। ये सीधा सीधा टकराया और कहाँ चला गया, आपका स्पेस या शून्य में वापस चला गया। 35 यूनिट्स आ गई बस समझ में। इसके लिए यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं अल्बिडो, इसको अर्थ का अल्बिडो कहा जाता है। जितना रिफ्लेक्शन होता है डायरेक्टली उसको हम लोग अर्थ का अल्बिडो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अर्थ का क्या कहा जाता है, अल्बिडो। अल्बिडो का सीधा सा मतलब होता है कि टकरा कर परावर्तित होना, किसी भी चीज़ कोई भी रेडिएशन है सीधा टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है उस चीज़ का अल्बिडो कहते हैं। टकरा कर परावर्तित होना उसको क्या कहते हैं, अल्बिडो। आपका रिफ्लेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग, रिफ्लेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग या किसी भी चीज़ से टकरा कर वापस होना, वो क्या कहलाएगा, एल्बिडो। ये ज्योग्राफिकल टर्म है, ऐसा मतलब वेल नोन या प्रैक्टिकल में आप लोग यूज नहीं करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अर्थ का एल्बिडो कितना है, तो कितना हो गया आपका 35 ओवरऑल अर्थ, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर अर्थ का ही पार्ट है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा इसका 35 है, लेकिन कभी कभी 34 पॉइंट समथिंग कुछ दिया रहता है, तो वो अप्रॉक्सीमेट 35 लेते हैं, लेकिन 34 पॉइंट समथिंग जो नियरेस्ट रहेगा आपका वो लेकर के चलेंगे। अभी एग्जैक्टली डेटा 34 पॉइंट समथिंग है, 7, 8 या 7 के आसपास है, राइट। तो राउंड फिगर करके 35 बोलते हैं हम लोग। तो कभी 35 ना मिले तो 34 पॉइंट समथिंग वाला जो डेटा होगा वो लेकर के चलना है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा। फिर दूसरा, कभी कभी कंप्लीट अर्थ करने पूछ करके सिर्फ ये पूछ देगा अर्थ के सरफेस का कितना है, तो इसका 2 यूनिट्स आएगा। ये क्या आपका जो है अर्थ सरफेस का पूछ देगा, पृथ्वी के धरातल का पूछ देगा, तो उसका कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट्स। जो आइस कवर्ड ए रीजन से, वाटर वगैरह से जो भी चीज़ें होंगी उससे टकरा करके क्या होता है, वापस होता है। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले तो आपको समझना है एल्बिडो, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्बिडो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एल्बिडो पूछेगा। एल्बिडो से क्या समझते हो, तो क्या आएगा आपका जो है कि हाँ, ये जो भी रेडिएशंस है, सोलर रेडिएशंस या कोई भी प्रकाश की किरणें जो है किसी चीज़ से टकरा कर वापस हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट अमाउंट इज नोन एज द एल्बिडो। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पर कभी कभी सीक्वेंस पूछा हुआ है, तो मैं आप लोग के नोट्स में डाला हुआ है। तो एल्बिडो का कुछ सीक्वेंस वगैरह कभी कभार पूछ देता है किसका एल्बिडो ज़्यादा है। तो जैसे सबसे पहला जो है फ्रेश स्नो, इसका 80 to 90% होगा आपका जो है फ्रेश स्नो का, 80 to 90% होगा आपका फ्रेश स्नो का। फ्रेश स्नो समझ गया, ताज़ी बर्फ़। फ्रेश स्नो का मतलब क्या होगा, जो नई नई अभी बर्फ़ जमी हुई है, स्नो में कन्वर्ट हुई है। तो कुछ चूँकि उसमें अभी इम्प्योरिटीज़ कम होंगी तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन वहाँ से होगा, है ना। बाय द टाइम क्या होगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ मिलते जाएंगी, डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे क्या होंगी आपकी, जमते जाएंगे, तो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स वाई जो फ्रेश स्नो होता है उसका सबसे ज़्यादा एल्बिडो आपका देखा जाता है। दूसरा है आपका, दूसरा तो नहीं, सीक्वेंस लिख लीजिए। अब कुछ चीज़ें कॉमन सेंस भी लगाना है बाद में। ड्राई स्नो, शुष्क बर्फ, तो ड्राई स्नो का आपका आ जाएगा 50 to 60%। तीसरा आपका जो है ले लीजिए, थर्ड है आपका ड्राई सैंड, शुष्क रेत। शुष्क रेत का भी ज़्यादा होता है, 35 से 45 के बीच, है ना। मतलब कॉमन सेंस कैसे लगाओगे, जितना ज़्यादा शाइनी होगा, जितना कम एब्जॉर्ब करता होगा ना सरफेस
ये तो मैं कुछ नाम लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें से ही, है ना, कुछ अदर्स भी पूछ सकता है। तो उसमें कॉमन सेंस कैसे लगाओगे, जितना ज़्यादा शाइनी होगा, जितना उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, उतना ही वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाना है कई जगह पे। बाकी कुछ चीज़ें तो मेरे पास है, वो लिखवा दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका ड्राई सैंड। उसके बाद आपका है आइस, नॉर्मल आइस। ये आपका जो है 30 to 40। आइस और स्नो में डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या होता है, बताओ, कौन बताएगा? आइस और स्नो में क्या डिफरेंस है? ड्राई सॉइल, शुष्क मृदा, क्या है खुशबू, बताओ? हिंदी नहीं पता होगा, बता दूंगा। डिजर्ट, डिजर्ट का है 25 से 30। क्रॉप्स, क्रॉप्स का जो लिया है 15 to 25। मिडोस, मिडोस, मिडोस का होता है चारागाह वगैरह। मिडोस का हिंदी होगा चारागाह। 10 या घास, घास वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको कहा जाता है मिडोस। 10 से 20। फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में आपका 5 to 15। 5 to 15। फॉरेस्ट में भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोनिकल फॉरेस्ट होता है, कोणधारी वन। कोणधारी वन का मतलब जिसके लिप्स क्या होती है आपकी, कोनिकल शेप में होती है। जो ऊंचे भागों में जाओगे, हिमालय, हिमालय साइड में ऊंचाई के अनुसार जाएंगे तो आपका क्या होता है, कोनिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। और उनकी जो लिप्स होती है थोड़ा शाइनी भी होती है, चिकनी भी होती है, क्योंकि जो ठंडी के दिनों में यदि स्नोफॉल होता है उसको क्या कर सके, वो स्लाइड करके नीचे गिरा सके। तो एक तो ये हो गया कोनिकल फॉरेस्ट। और बाकी जो अदर फॉरेस्ट है ना, जो हालांकि ज़्यादा डेंस होंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन किससे ज़्यादा होगा, तो फिर कोनिकल से होगा। क्योंकि कोनिकल है तो एंगल आपका रिफ्लेक्शन के लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा स्लाइटली क्या है, उसके लिप्स वगैरह शाइनी है कि नहीं, तो रिफ्लेक्शन वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कोनिकल फॉरेस्ट का जो रिफ्लेक्शन है, जो अल्बिडो है, कहीं ना कहीं ग्रेटर देन अदर फॉरेस्ट, या डिसिडियस फॉरेस्ट बोल दो, या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में भी अलग अलग हो सकते हैं, फॉरेस्ट टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोग का। लेकिन अभी कोनिकल फॉरेस्ट का ज़्यादा होगा थोड़ा सा कंपेरेटिवली अदर फॉरेस्ट के कंपेरिजन, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कई जगह पूछा होगा इसलिए बता रहा हूँ। फिर है आपका वेट डार्क सॉइल। वेट है और डार्क है तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा आपका। जो 5 to 15 इसका भी है। वाटर का कॉमन सेंस तो कहता है ज़्यादा होगा, लेकिन वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, होता तो है लेकिन उतना नहीं होता है, क्योंकि अंदर तक पेनिट्रेट करती है आपकी सोलर रेडिएशंस, तो उतना रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो 5 to 10 के आसपास इसका लिया गया है। तो ये एक तो मेरे पास एक मैंने लिस्ट निकाली हुई, ये आपका ये तो याद रखना ही है। इसके अलावा भी कुछ अदर आपका जो है वर्ड्स रीजन्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर फिर आप कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा कि जितना शाइनी दिखे, जितना एब्जॉर्प्शन कम होने की संभावना दिखे, उतना ही वह क्या करेगा, आपका रिफ्लेक्ट करेगा। डिजर्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। डिजर्ट में आपका सैंड वाला भी हो सकता है, स्टोनी भी हो सकता है। डिजर्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ सिर्फ रेत से नहीं है ना। जनरली हम लोग डिजर्ट का मतलब क्या समझते हैं, सैंड से समझते हैं। तो कुछ डिजर्ट सैंडी होते हैं, जैसे हमारा थार का डिजर्ट है वह सैंडी डिजर्ट है।
कुछ स्टोनी डिजर्ट होते हैं। डिजर्ट वर्ड का सीधा संबंध है जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है ना, लेस देन 50 सेंटीमीटर वाले रीजन्स को हम लोग डिजर्ट वाली कंडीशंस में डाल देते हैं। तो मेन हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है डिजर्ट कहलाने के लिए क्या होती है आपकी रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, ठीक है। तो इस कारण से ड्राई सैंड है तो डेफिनेटली वो चमकीली होती है, सूखी होती है, तो उससे रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, है ना। रेत के ऊपर जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा लगती है आपको, यदि सूखी रेत है तो आपको वहाँ पे हीट ज़्यादा, या रेत ज़्यादा गर्म हो जाती है, रेत के अंदर डाल दो तो कुछ पन भी आपका रेत यूज करता है वो फल्ली वल्ली भूंजने के लिए, है ना, फल्ली या पॉपकॉर्न बनाना, तो क्यों करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हीट होता है, इस कारण से एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हीट हो जाता है। आ रही है बस समझ में, तो इस तरीके से एनीवे तो एल्बिडो क्या समझ में आ गया, है ना, एल्बिडो क्या है समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एल्बिडो क्या है, अर्थ का एल्बिडो कितना है, और ये वाला थोड़ा सा आंकड़े याद रखना है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हालांकि आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, आपके नोट्स में भी क्यों होता है, तो बस भाई कारण बताना पड़ेगा भैया, एल्बिडो ज़्यादा है तो क्यों है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो साइनी होगा, एब्जॉर्प्शन वहाँ पे क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। कारण तो वही आएगा आपका, कारण आपका जो है वही आएगा। चलिए अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो ये हमारा 35 यूनिट्स यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर खर्च हो गया, बचे कितने 65, बचे कितने हमारे पास 65, लेकिन 65 भी पूरा पृथ्वी तक नहीं आता है, इसमें आपका 14 यूनिट्स ये ओजोन, और अपर पार्ट में ही जो है ओजोन के द्वारा, वाटर वेपर के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। ये क्या होता है 14 यूनिट्स क्या हो जाता है यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। 14 यूनिट ओजोन है ना हमारा, समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में हमने देखा था ओजोन है आपका 25 से 50 किलोमीटर के बीच में कौन सी गैस मिलती है हमारी, ओजोन गैस मिलती है। तो वो भी अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सन रेस का कुछ पार्ट वहीं पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। आ रही बस समझ में। तो ये 14 यूनिट्स क्या हो गया वहाँ पे, लगभग वाटर वेपर और ओजोन वगैरह के द्वारा अपर पार्ट में ही एब्जॉर्प्शन हो गया। एल्बिडो का मतलब क्या है, हाँ वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, और ये एब्जॉर्प्शन, जस्ट अपोजिट, दोनों क्या हो गए आपके, अपोजिट प्रोसेस हो गई, क्लियर हुआ। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं, इसलिए उसमें नहीं आएगा। तो ये 14 यूनिट्स क्या हो गई आपकी, एब्जॉर्ब हो गई। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ये एब्जॉर्ब हो गई। तो अब हमारे पास कितनी बच गई, कितनी बच गई 35 और 14 क्या हो गए, एक्सपेंड हो गए, खर्च हो गए। 35 रिफ्लेक्शन चला गया बिना किसी कंट्रीब्यूशन ऑफ हीटिंग, इधर एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस आपका जो किसी को भी हीट नहीं किया। ये एब्जॉर्ब तो हो रहा था, ये अपर एटमॉस्फेयर को हीट करने में इसका कंट्रीब्यूशन होगा, एटमॉस्फेयर को हीट करने में इसका क्या होगा आपका, ये एटमॉस्फेयर में हीट, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसका जो, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा एटमॉस्फेयर को हीट करने में। अर्थ सरफेस को हीट करने में से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अर्थ को कितना मिलेगा आपका 51 बचा, तो 51 यूनिट्स आएगी आपकी जो है। तो 51 यूनिट्स आती है आपकी कहाँ पर, अर्थ सरफेस पे आती है 51 यूनिट्स। इसमें भी 34 आपका जो है डायरेक्ट रेडिएशन के रूप में आती है, डायरेक्ट रेडिएशन, सीधा प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में। 51 में 34 जो है आपका 34 यूनिट्स प्रत्यक्ष विकिरण, हिंदी में प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में, डायरेक्ट हिंदी में लिख लीजिएगा प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में, डायरेक्ट रेडिएशन के रूप में। कितनी 34, 51 तो टोटल है हमारे पास, इस 51 में डायरेक्ट रेडिएशन कितनी हो गई आपकी 34, और स्कैटर्ड
ये आती है 17। स्कैटर्ड समझते हो, टकरा करके फैल जाती है और फिर उसके बाद पृथ्वी तक पहुंचती है। तो टोटल कितने हो गए आपके, जो यहाँ पर आपका अभी हो गया 51 यूनिट्स। ये कितना हो गया आपका 51 यूनिट्स। 51 यूनिट्स आपके अर्थ को रिसीव होती है। मतलब अर्थ सरफेस को गर्म करने में कितने का कंट्रीब्यूशन हुआ, तो 51 यूनिट्स का। ये 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस को, पृथ्वी की सतह को क्या करती है, या हमारी धरती को गर्म करने में कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है। आया समझ में? तो इसमें भी ध्यान रख लेना, कभी प्रत्यक्ष विकिरण डायरेक्टली रेडिएशन, मतलब बिना किसी इंटरफेरेंस के सीधा सन रेज कहाँ पर आ जाती है, अर्थ, वो 34 यूनिट्स है। बाकी 17 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर के बाकी पार्टिकल से टकरा करके, लड़ झगड़ करके धरातल तक पहुंचती है। उसको स्कैटर्ड हिंदी में कहते हैं विकृत, स्कैटर्ड, प्रकीर्णित, सॉरी, स्कैटर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकीर्णित, प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन समझते हो, डिस्पर्स, मतलब आपका प्रकीर्णित का मतलब टकरा करके फैल जाना, उसको स्कैटर्ड बोलते हैं, स्कैटरिंग प्रोसेस है ना। जैसे कभी बचपन में सुना होगा, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? क्या हो जाते हैं? नहीं, वो तो अलग है, वो तो एक्सप्लोजन अलग होगा, तो तारे की समाप्ति का हो गया। रात को देखोगे तो तारे जो है थोड़ा सा क्या दिखते हैं हमें, जो है टिमटिमाते हुए दिखते हैं। आपका टिमटिमाना को ट्विंकलिंग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्विंकलिंग। तो ट्विंकलिंग करते हैं क्यों, क्या होती है? नहीं, वो प्रोसेस नहीं होती। फिजिक्स में कौन सा है विकासशील? वो तो फैल जाती है तो फिर उससे अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, समझ रहे हो? हाँ, रिफ्रैक्शन प्रोसेस होती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वो अलग अलग लेयर्स, डेंसिटी वाली लेयर्स है, तो उसकी जो प्रकाश की तरंगें क्या होती है, अलग अलग लेयर्स के कारण से वह आपका डायरेक्शन चेंज करते रहती है, इसलिए क्या होता है, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अपवर्तन की क्रिया हिंदी में क्या होता है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन प्रोसेस के कारण से टिमटिमाते हुए दिखते हैं ना। इसलिए बता दिया कि हम लोग कई जगह यहाँ पे भी गलतियाँ करते हैं, रिफ्रैक्शन। तो तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम इंटर करती है तो उस डायरेक्शन क्या कर देती है, चेंज हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो उस प्रोसेस के कारण से वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्योंकि एयर की जो लेयर्स है अलग अलग डेंसिटी वाली है। तो अलग अलग डेंसिटी से जब लाइट वेव्स पास करती है तो क्या होती है, आपकी जो है डायरेक्शन चेंज करते रहती है। इसी कारण से वो हमें क्या दिखते हैं, आपका जो है टिमटिमाते हुए, ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। आए समझ में? तो वो प्रोसेस है। चलिए, ये सब ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं सब भी। एनीवे, तो यहाँ पर हमारे पृथ्वी को कितना यूनिट रिसीव हुआ आपका, जो है 51 यूनिट। तो ये ध्यान में रखना है कि अर्थ को जो 51 यूनिट्स क्या हो रहा है, आपका रिसीविंग हो रहा है, उसमें भी 34 प्लस 17 मिला करके 51 यूनिट्स। क्लियर है? तो अब अर्थ सरफेस गर्म होगा 51 यूनिट से। अब यहाँ से बाहर भेजना है, ये तो हमको रिसीव हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आपको 51 यूनिट्स को बाहर भेजना पड़ेगा, तभी आपका अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। और अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये क्या होता है, इसमें से 17 यूनिट्स क्या होती है, सीधा विदाउट एटमॉस्फेयर के एब्जॉर्प्शंस के सीधा चली जाती है शून्य में। ये लेकिन लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, LWTR का मतलब हो गया, मतलब ये पृथ्वी से अभी तक जितना ऊपर से नीचे आए वो कौन से हो गए, शॉर्ट वेव हो गई। अर्थ सरफेस जो निकलती है लॉन्ग वेव होती है। और ये 51 में से 17 जो है विदाउट कंट्रीब्यूटिंग द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर को हीट करने में इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो बिना किसी इंटरफेरेंस के कहाँ चली गई, फिर से स्पेस में शून्य में चली गई। आया समझ में?
शून्य में स्पेस में चला गया। अब बच गया कितना 34। तो 34 का हिसाब किताब देख लेते हैं, है ना। 51 में 17 का हिसाब किताब मिल गया आप लोग को। अब 50, तो ये 34 यूनिट्स जो है एटमॉस्फेयर में जाती है और एटमॉस्फेयर को हीट करने में कंट्रीब्यूट करती है। तो 34 यूनिट जाती है, उसमें से 19 यूनिट्स जो जाती है सबसे ज़्यादा, वो जाती है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन में खर्च होती है, और एटमॉस्फेयर में मिलेगी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के रूप में एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो यहाँ पर ये खर्च किस में होती है 19 यूनिट्स लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, कल बताया था। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, मतलब जो सूर्य की किरणें 51% आती है पृथ्वी तक, उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होती है वाष्पीकरण में। कहने का मतलब क्या हो गया, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में खर्च होती है। या ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा खर्च किस में होता है, तो वाष्पीकरण में होता है। आई ना बात समझ में, क्योंकि पृथ्वी पर, अर्थ पर क्या 71% ओशियंस है, 71% पानी है। तो डेफिनेटली सनरेज जो अर्थ सरफेस तक आ रही है उसमें से सबसे ज़्यादा रिसीविंग ओशियंस के ऊपर ही हो रहा है। तो 19% किस में खर्च हो गई, आपकी इवेपोरेशन में खर्च हो गई। और यही जब एटमॉस्फेयर में आती है तो इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। ये मैंने कल बताया था, लेटेंट हीट ऑफ, यही जो इवेपोरेशन से वाटर वेपर बना, फिर एटमॉस्फेयर में आकर के कंडेंस होते और क्लाउड बनते, तो वो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, समझ पा रहे हो बातें, कल समझाया था, उसको मिला करके देखना है। संघनन की गुप्त ऊष्मा, हिंदी में क्या बोलेंगे, संघनन की गुप्त ऊष्मा। लिख लो यहाँ पे 19 यूनिट्स किस में खर्च हो गई, संघनन की गुप्त ऊष्मा में। आया समझ में कि नहीं आया, लिख लिया, आ गया ना समझ में। साक्षी 1, ठीक। बाकी लोग को भी, किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। चलिए, उसके बाद 9 यूनिट्स जो है कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाती है। 9 यूनिट्स इसके थ्रू जाती है, आपका कन्वेक्शन प्रोसेस, संवहन प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा जाती, कन्वेक्शन प्रोसेस बताया था, कन्वेक्शन प्रोसेस, संवहन के द्वारा, संवहन प्रक्रिया के द्वारा कहाँ चली गई, आपकी एटमॉस्फेयर में। रेडिएशन बताया था ना उस दिन कि अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन निकलती है उसमें कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन है। तो रेडिएशन तो यहाँ पे डायरेक्टली चलेगी स्पेस में, एटमॉस्फेयर में तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन 19 यूनिट्स इवेपोरेशन में खर्च हुई और कंडेंसेशन के बाद वह कहाँ चली गई, आपके एटमॉस्फेयर में चली गई। कहाँ चली गई, आपका एटमॉस्फेयर में, है ना। कंडेंसेशन में जैसे वाटर वेपर कन्वर्ट होती है वाटर में, जो हीट हिडन है उसके अंदर वो क्या होती है, फिर से आपका जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। जैसे जब भाप के ऊपर हमारा हाथ आता है तो तेज़ी से जलता है। क्यों जलता है, क्योंकि जैसे वो भाप पानी में कन्वर्ट होता है, और भाप का पानी में कन्वर्सन कंडेंसेशन कहलाता है। तो जैसे ही कंडेंसेशन होता है, जो भाप के अंदर की उष्मा है वो सडनली क्या होती है, रिलीज होती है, और इस कारण से हमारे हाथ को क्या होता है, तेज़ी से आपका जो है जलता है। आ रही बात समझ में। तो उसी को लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन से वाटर वेपर चलेगी एटमॉस्फेयर में, और फिर एटमॉस्फेयर में उसका कंडेंसेशन होता है, तभी क्लाउड्स बनते, रेनफॉल होती है। तो जब कंडेंसेशन होता है तो यही हीट क्या होती है, फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इसलिए मैंने कहा था कि जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, ना कि कम होता है ना। जब बारिश होते रहती है उस दौरान, जब बारिश हो जाएगी फिर सरफेस ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा होगा, बात अलग है। लेकिन ड्यूरिंग द रेनफॉल वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या होता है, स्लाइटली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। आ रही बात समझ में। तो 9 यूनिट्स हो गई ये, और बाकी जो बच गई कितनी हमारी, 19 + 9 कितना हो गया, 28, बच गया 6। तो 6 यूनिट्स जो है आपका ये रेडिएशन के रूप में जाती है।
ये पर हाँ, अर्थ सरफेस से निकल रही है डायरेक्ट रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में। 34 ही तो हुआ ना आपका, 17 तो अलग चला गया पहले ही, वो तो कंट्रीब्यूट किया नहीं, एटमॉस्फेयर में गया ही नहीं, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन सीधा चली गई, वो अलग है। लेकिन एटमॉस्फेयर को गर्म करने में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 6 का। बताया था ना कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर के लिए 3 प्रोसेस मेन बताए थे मैंने उस दिन। आपका कौन सा, रेडिएशन, कंडेंसेशन, सॉरी कंडेंसेशन बोलते, रेडिएशन, और आपका कन्वेक्शन, और एक आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन का नेग्लिजिबल होता है, तो ये तो मेन हो गया आपका जो अर्थ रेडिएशन निकलती है उसमें से। और इसी में मैंने फिर से 2 बताए थे आपका, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, एक और बताया था आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वो नेग्लिजिबल है। यहाँ पे 3 मेन प्रोसेस हो गए, कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हो गया आपका, संघनन की गुप्त ऊष्मा, दूसरा हो गया आपका संवहन, और तीसरा हो गया आपका विकिरण। तो ये 34 यूनिट्स कहाँ चली गई आपकी, तीनों को मिला देंगे तो ये 34 यूनिट्स चली गई एटमॉस्फेयर में। तो ये 34 यूनिट्स किसको हीट करेगी आपका, किसको गर्म करने में कंट्रीब्यूट करेगी, एटमॉस्फेयर को। और इधर ऊपर भी हमें 14 यूनिट प्राप्त हुई है, यहाँ पे ये कहाँ पे जा रही है आपका, ये भी एटमॉस्फेयर में है ना, बस समझ में। तो अर्थ को सॉरी एटमॉस्फेयर को गर्म करने में कितना यूनिट कंट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आपका 34 प्लस ये 14 वाला आ जाएगा, 30 प्लस ये वाला 14 आ जाएगा। तो 48 एटमॉस्फेयर को 48 यूनिट्स क्या होती है, रिसीव होती है, जो एटमॉस्फेयर को हीट करती है। किसको हीट करती है आपका, जो है एटमॉस्फेयर हीटेड बाय 48 यूनिट्स गर्म करती है। आ रही बात समझ में। तो अर्थ सरफेस को कितनी यूनिट गर्म करती है, 51, और एटमॉस्फेयर को कितनी यूनिट गर्म करने के लिए रिसीव करते हैं आपका, जो है 48, 34 पार्थिव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, और 14 आपका सोलर रेडिएशन का ही एब्जॉर्प्शन के रूप में। दोनों भी याद रखना है अलग अलग। 34 आपका अर्थ सरफेस से जो जा रही है ये वाली, और 14 यहाँ पे ओजोन एंड अदर वाटर वेपर के द्वारा यहाँ पर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर को कितना मिला हमारा, 48 यूनिट्स मिला। आया डिम्पी समझ में अच्छे से। तो इस तरीके से अर्थ सरफेस को जितना मिला वापस चला गया, तो सरफेस का बजट बैलेंस, हीट बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब ये एटमॉस्फेयर को 48 मिला, ये भी धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, शून्य में चला जाएगा, है ना। जब रात हो जाएगी, है ना, रात हो जाएगी तो क्या होगा, सूर्य की किरण आना बंद हो गई। तो रात भर का मतलब लगभग 12 घंटे। तो 12 घंटे में धीरे धीरे फिर रेडिएशन भी क्या चली गई आपकी, स्पेस में चली जाएगी। और इस तरीके से सुबह होते तक पूरे अर्थ का एक बैलेंस, हीट बैलेंस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से ये हीट बैलेंस ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मेंस में तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बैलेंस देगा, ये बताना पड़ेगा। प्रीलिम्स वगैरह में दे देगा एल्बिडो कितना है, खासकर एल्बिडो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा पूछेगा कि ओवरऑल सन रेज अर्थ सरफेस को गर्म करने में कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो 51। हालांकि ये भी नहीं पूछता क्योंकि अलग अलग स्टडीज़ है तो डेटा थोड़ा सा वेरी करता है। तो इस कारण से, हालांकि एनसीईआरटी में यही वाला है, तो एनसीईआरटी के बेस पे ही बता रहा हूँ मैं। इस कारण से जल्दी से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनाया नहीं है उसने, है ना। मेंस में भी कम क्वेश्चन बनाता है क्योंकि डेटा वेरी करता है इस कारण से। लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड मान के चलते मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ में ये लिया गया है। तो इनको ध्यान में रखना है। कितना अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन होता है पूछेगा तो 14 यूनिट्स, है ना। अपर एटमॉस्फेयर में कितने एब्जॉर्प्शन होता है आपका, जो है सोलर रेडिएशंस के रूप में होता है। ये किस रूप में होता है आपका, सोलर। 34 किस रूप में होता है आपका, जो है टेरेस्ट्रियल। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें को आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है ना। तो ये आपको, और अल्बिडो वाला मैंने बता ही दिया, ये याद रखना है। तो इस तरीके से ये उष्मा बजट, हीट बजट हमारा क्या होता है, कितना इनकमिंग आया और कैसे आउटगोइंग हो करके जीरो हुआ, बैलेंस हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे हम लोग कहते हैं हीट बजट। क्लियर है सबको? प्रियांशु बाबू क्लियर है? चलिए, ये तो था आपका एक आइडियल हीट बजट। पूरे अर्थ या ग्लोब को हम इक्वल मान करके चल रहे हैं, पूरे ग्लोब पृथ्वी को क्या मान के चल रहे हैं, सिमिलर, इक्वल मान के चलेंगे तब ये मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थ में सभी जगह रिसीविंग और आउटगोइंग दोनों इक्वल नहीं है।
है ना। कहीं पे सन रेस वर्टिकल है तो कहीं पे सन रेस क्या है आपका स्लैंटिंग है, तिरछी है। आई ना बात समझ में। तो रिसीविंग भी चेंज हो जाती है और आउटगोइंग भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कहीं पे आइस पार्टिकल से आइस ग्लेशियर्स आइस कवर्ड रीजन ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो आइस कवर्ड ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आउटगोइंग ज़्यादा हो जाएगी। कहीं पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे इनकमिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक आइडियल है। तो उसी को हम देखेंगे कि अलग अलग लेटीट्यूड्स में इनकमिंग और आउटगोइंग का डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बैलेंस क्यों हुआ है, क्योंकि हवाएं और ओशनिक करंट्स उसको क्या कर देती है, इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल कर देती है। तो उसी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। लेटीट्यूडिनल कहा गया, लेटीट्यूडिनल ये वाले में लेटीट्यूडिनल हीट बैलेंस क्या होता है, ये वाला कौन, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, आया हुआ है 1-2 साल पहले ही आया हुआ, और ये एनसीईआरटी में दिया, उतना ही लिखना था, उतना ही पूछा गया था, है ना। मेंस में शायद ये क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन देख रहे हो तुम लोग, देख लो भाई। मैं रोज रोज निसी एक भी क्वेश्चन लेके नहीं आती हो तुम, हैं बन जाते। ये तो दो ही चीज़ें, या तो बन जाते पूरे या फिर पूरे बन जाते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब है। क्या खुशबू, पूरे बन जा रहे इसका मतलब अच्छा पढ़ा रहा हूँ। या फिर लेकिन डाउट होता है जब पूरे बन जाते वाला 100% परफेक्शन कहीं नहीं होता है, इसलिए डाउट में वहाँ पे चीज़ें आती है कि पढ़ नहीं रहे होंगे। तो पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ 100% तो नहीं समझ में आएगा, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। तो जो डाउट लेके नहीं आ रहा है इसका मतलब मान के चलो कि वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो फैक्ट्स है ये भी, 99% लोगों के लिए 1% एक्सेप्शनल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा उस पर। और अभी आप लोग से पूछा मैंने आइस और स्नो में क्या डिफरेंस है, कोई नहीं बताया, बताओ। हाँ डेंसिटी, ठीक है चलो डेंसिटी में डिफरेंस, लेकिन मेन बेसिक डिफरेंस बताना हो, किसी बच्चे को समझाना हो तो क्या बताओगे। बोलो 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 बोलो, स्नो जो होता है वही बोलो। क्यों स्नो बना नहीं सकते हम लोग। चलो चंद्रिका बताओ। और कोई, और कोई, हाँ वाटर वेपर के थ्रू, ठीक है। स्नोफॉल तुम लोग उसी दिमाग को लगा रहे हो, स्नोफॉल बोल रहे हो, ठीक है स्नोफॉल के कंटेक्स में। लेकिन नॉर्मली स्नो और मेन आप कह जो जब सॉलिड हो जाता है, जो है स्नो जब सॉलिड हो जाता है तो आइस क्यूब जमाते हो, जैसे वहाँ से निकालते हो तो आप लोग क्या बोलते हो, आइस क्यूब बोलते हो, है ना। उसके अंदर जमा रहता है उसको क्या बोलते हो। तो सॉलिड जब पार्ट हो जाता है तो आइस बोला जाता है। स्नो क्या होता है आपका, लूज फॉर्म में होता है ना, जो बर्फ का गोला खाते हो ना स्नो है, समझ गए। या फिर फ्रीजर के अंदर जो बाहर ऊपर जमा रहता है, जिसको हम लोग नोच कर ऐसी खरोच करके निकाल लेते हैं, वो स्नो हो गया। तो लूज, जब तक लूज है तब तक क्या कहेंगे आपके जो है स्नो कहलाएगा। जब वही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइस बोलते हैं। आया समझ में। ये दोनों में ये डिफरेंस है, इसलिए वहाँ पे हमने आइस का अलग से लिखा है, आइस का कम है स्नो का ज़्यादा है, ये लिखा हुआ है। दोनों सेम ही होता तो फिर अलग अलग क्यों करते। चलिए तो यहाँ पर आते हैं लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस। लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस उसमें आते हैं, और ये शायद क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल से, एक लास्ट ईयर ही आया, 1-2 साल पहले ही आया हुआ है। अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। तो अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन का मतलब है कि सभी अक्षांशों पे ऊष्मा की मात्रा सेम नहीं होती है, और इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों अलग अलग होती है।
क्या हो गया भाई? तो ये इन बिटवीन 40 to 40, 0 डिग्री इक्वेटर, 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ, इसके बीच में आपका जो है रिसीविंग, इनकमिंग ग्रेटर देन आउटगोइंग। आई ग्रेटर देन ओ का मतलब जो सोलर रेडिएशन इनकमिंग है ग्रेटर देन आउटगोइंग है। आपका जो है आने वाली विकिरण ना, इनकमिंग का हो गया, आने वाली जो किरण है, ठीक है, और जाने वाली किरण की तुलना में क्या होती है, जाने वाली मात्रा की तुलना में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन रेज थ्रू आउट द ईयर लगभग क्या होता है, वर्टिकल होता है, राइट। तो जितना आ रहा है उतना यहाँ पे कंप्लीटली जो है एक्सपेंड नहीं हो पाता है, पूरा का पूरा बाहर नहीं जा पाता है, खर्च कम होता है कहने का मतलब यहाँ पर। तो इस कारण से इस रीजन में हीट सरप्लस की स्थिति बनी रहती है, उष्मा आधिक्य की स्थिति बनी रहेगी। उष्मा आधिक्य, क्लियर है? इसका उल्टा होता है 40 से 90 के बीच में, कि यहाँ पर सन रेज तिरछी हो जाती है, तो यहाँ पे आउटगोइंग मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकमिंग की तुलना में। आया समझ में? जितनी सूर्य की किरणें आती है उसकी तुलना में खर्च ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आइस कवर्ड रीजन ज़्यादा मिलेंगे पोलर रीजन्स में, तो सीधा टकरा करके वापस चली जाती है, रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है। आइस है तो डेफिनेटली ठंडे को पिघलाने में खर्च भी ज़्यादा होगा, तो खर्च ज़्यादा हो रहा है, इनकमिंग कम हो रहा है। लेकिन यही स्थिति बनी रहती तो क्या होता है, इधर का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, इधर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली कम होते जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उधर इस रीजन का भी टेम्परेचर दोनों का अपना बैलेंस बना रहता है, एवरेज टेम्परेचर बैलेंस बना रहता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि जो पृथ्वी पर हवाएं और धाराएं चलती है इसको क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हाई टेम्परेचर है, हाई हीट है, तो हाई हीट को इधर ट्रांसफ़र कर देगी आपका, इधर ट्रांसफ़र कर देगी आपका, क्योंकि विंड्स अभी पढ़ेंगे तो विंड्स पूरा इक्वेटर से लेके पोलर के बीच में विंड्स आपस में कनेक्टेड है, विंड्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए सभी विंड्स जो है। तो इधर की जो हाई हीट है इधर ट्रांसफ़र होगी, और इधर की जो लो हीट है वह किधर ट्रांसफ़र होगी आपका, तो विंड्स के थ्रू और करेंट्स, ओशनिक करेंट्स के थ्रू। ये पूरा का पूरा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर हवाएं और धाराएं चलते रहती है। तो इन धाराओं और हवाओं के द्वारा ये क्या हो जाती है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती है। क्या हो जाती है आपका जो है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है, अधिक से कम और कम से अधिक की ओर पुनर्वितरण हो जाता है। और इस तरीके से पूरे अर्थ का क्या बना रहता है, पूरे अर्थ का जो है हीट बैलेंस बना रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस कहते हैं। मतलब ये कि लैटिट्यूडनली देखेंगे तो हीट रिसीविंग एंड आउटगोइंग में डिफरेंस है, लेकिन हवाओं और धाराओं के द्वारा यह क्या हो जाता है, रिडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इस कारण से पूरे ग्लोब का टेम्परेचर हीट क्या रहता है आपका, बैलेंस बना रहता है। दैट इज नोन एज द लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। आया समझ में? है ना? डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट है, उसी को शब्दों में लिखना होगा, तो क्या लिखना भी देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है ना। इसी के लिए एक और ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये तो मैंने अर्थ के रूप में अपने हिसाब से बनाए हैं, एनसीईआरटी या बुक्स पढ़ेंगे तो दूसरा ग्राफ है। ये आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री लैटिट्यूड से अक्षांश से इधर जाएंगे तो इधर है आपका उष्मा की मात्रा, अमाउंट ऑफ हीट।
हीट ही लिख लीजिए काफ़ी, उष्मा। तो 40 डिग्री यहाँ ले लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर वाला ग्राफ है, इसको रेड कर देता हूँ, ये आपका हीट रिसीविंग का ग्राफ है, उष्मा प्राप्ति का ग्राफ है ना। रेड कलर वाला हो गया हीट रिसीविंग, उष्मा प्राप्ति, और वाइट कलर वाला हो गया उष्मा खर्च, हीट इमिशन का ग्राफ हो गया, उष्मा उत्सर्जन या खर्च का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस ग्राफ में कि ये हो गया 40 से 40 के बीच हीट रिसीविंग ज़्यादा है, खर्च कंपेरेटिवली क्या है आपका, कम है ना। ऊपर वाला ग्राफ ये वाला कौन सा, रिसीविंग का है, तो रिसीव ज़्यादा हो रहा है, कंपेरेटिवली खर्च क्या हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, कम हो रहा है। इसलिए ये उष्मा सरप्लस की स्थिति हो गई, हीट सरप्लस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका, हीट सरप्लस, उष्मा आधिक्य की स्थिति हो गई। आया समझ में? बीच वाला जो ये हो गया कौन सा होगा, हीट सरप्लस हो गया वहाँ पर, क्योंकि रिसीव ज़्यादा हो रहा है। ग्राफ इसका नीचे है खर्च वाला, उसकी तुलना में कंपेरेटिवली यहाँ पर उसकी जो एमिशन है, एक्सपेंशन है, वह क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। क्लियर पॉइंट? और 40 से 90 के बीच में यहाँ पे हीट डिफिशियंसी मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी आपका, हीट डिफिशियंसी मिलेगी, उष्मा की न्यूनता, उष्मा न्यूनता की स्थिति होगी, हीट डिफिशियंसी। सेम इधर भी आपका हीट डिफिशियंसी। क्यों? क्योंकि इसमें रिसीविंग ये वाला कम है रिसीविंग, और ये एक्सपेंस क्या है आपका, ज़्यादा है। आगे बस समझ में? तो 40 से 90 के बीच में हीट डिफिशियंसी की कंडीशन रहती है, और यहाँ पे हीट सरप्लस की कंडीशन रहती है। लेकिन मैंने कहा ऐसी स्थिति बनी रहती है तो इस रीजन का टेम्परेचर बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता और सब धड़ाम हो जाता है ना, कुछ भी नहीं बचता। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर कम होते जाता और माइनस 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 चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हवाएं और धाराएं क्या करती है आपका जो है ना, हवाएं और धाराएं इसको क्या कर देती है, इधर से इधर की ओर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। विंड्स एंड करेंट्स, पोलर से पौने, और धाराएं क्या कर देती है आपका जो है, हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है और बैलेंस कर देती है। तो एक ग्राफ ये भी ध्यान में रख लेना है, एनसीईआरटी में ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। आगे समझ में? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस कहते हैं। तो लिखना क्या, बस इतना ही लिखना है कि इन प्रैक्टिकलिटी है ना, जो हमने हीट बजट देखा हुआ आइडियल है, एक आदर्श उष्मा बजट है। बट इन प्रैक्टिकलिटी क्या होता है, इन बिटवीन 40 to 40 देयर इज अ मोर रिसीविंग ऑफ हीट कंपेरिजन टू आउटगोइंग। हरी बात समझ में? कि 40 से 40 के बीच में उष्मा की प्राप्ति ज़्यादा होती है, खर्च क्या होता है वहाँ पे कम होता है, इसलिए उष्मा सरप्लस की स्थिति बनी रहती है। इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा सा खुद भी सीखना है। सब कुछ समझ गए ना भाई? समझ गए तो शब्दों में बयां कर लोगे, लिखना भी आना चाहिए, सिर्फ
समझने से काम नहीं चलेगा। अब इससे एक लिख लोगे, क्या लिखोगे? 40 से 40 के बीच में ऊष्मा की प्राप्ति खर्च होने की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए 40 से 40 के बीच में ऊष्मा आधिक्य की स्थिति बनी रहती है, हीट सरप्लस की कंडीशंस क्रिएट होती है, बनती है। एंड इसके विपरीत क्या होता है? 40 से 90 के बीच में प्राप्ति की तुलना में खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर हीट डिफिशियंसी की स्थिति क्रिएट होती है, बनती है। लेकिन पवनों और हवाओं के द्वारा क्या होता है? पुनर्वितरित हो जाता है ऊष्मा का इक्वेटर वर्ड्स से पोल वर्ड्स की और पोल से इक्वेटर वर्ड्स की ओर, और इस तरीके से पूरे पृथ्वी अर्थ का लैटिट्यूडनल जो हीट डिफरेंस है वह क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसको अपने शब्दों में लिखना है, कोशिश करना है अपने शब्दों में लिखने की, और नोट्स में दिया हुआ है, क्योंकि हर चीज़ पका पकाए देना भी खतरा नहीं, खतरा बनाना सीखोगे नहीं, है ना। हर चीज़ मम्मी यदि घर में खाना बच्चों को बनाना नहीं सिखाएगी तो कभी, तो इसलिए बचपन में कभी शुरू से कई लोग को ठोक पीट करके थोड़ा थोड़ा बनाना सिखाया जाता है। गर्ल्स लोग को तो सिखाया जाता है, लड़के लोग को नहीं सिखाते। तो फिर लड़के, जैसे मेरा ब्रदर इन लॉ है, किचन में घुसने से डरता है क्योंकि मम्मी ने उसे कभी सिखाया ही नहीं, और मेरी मैम अभी से ठोक ठोक करके जा बना के खा करके तो सीख गया, अपना ब्रेड सैंडविच बना लेता है, मैगी तो बना ही लेता है पास्ता भी बना लेता है बाकायदा मिक्सी वगैरह पीस पास के। तो अपने काम के लायक चीज़ें जो लगता है कि इमरजेंसी में बना के खाना है वो बना लेता है। तो अब धीरे से उसको रोटी और पराठा बनाना सिखा रही है, तो वो भी ज़रूरी है। आज की मैंने कहा ना कि आज की डेट में ज़रूरी है, लड़कों को भी इक्वालिटी जब लानी है तो कल के दिन में दोनों वर्किंग है। जैसे मैं कुछ नहीं करता हूँ किचन में जाके, तो मैडम डांटती ही रहती है, ठीक है कुछ तो होता नहीं तो कहने का मतलब है कि वो सुनना ना पड़े लड़के लोग को बाद में, तो कुछ कंट्रीब्यूशन किचन में भी करने के लिए। क्योंकि हालांकि मैं बचपन से खाना बना के खाया हूँ, क्योंकि 6 क्लास से घर से बाहर रहा हूँ, तो इतना खा लिया कि अब किचन में जाने की इच्छा नहीं होती। चूल्हा से मैं बना के खाया है। 6वीं क्लास में जब घर से बाहर भेजे गए तो लकड़ी से चूल्हा जला करके, लकड़ी भी खुद जा कर के लाते थे, 13 किलोमीटर साइकिल से ढो करके लाते थे। तो वो टाइम हमने एक्सपेंड किया है। फिर दिल्ली में रहा तो दिल्ली में भी खाना ही बना करके खुद ही खाता था, एक टाइम टिफिन मंगा दे, एक टाइम बना के खाता था। तो इस तरीके से अब खाने बनाने से इतना ऊब आ गया कि शादी की पहली कंडीशन थी कि भाई खाना नहीं बनाऊंगा शादी के बाद, और कुक भी नहीं रखूँगा, ये भी कंडीशन थी। क्योंकि कुक का भी अपना है कि मालूम है कि वो बना के चले जाता है, फिर खाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो एक ही कंडीशन थी, बाकी तो नहीं था। तो वो ठीक है, किस्मत जो बोलते हैं ना, सोचो तो मिल ही जाता है, तो वैसे ही मिली है जो खुद का क्योंकि वो हालांकि शादी के पहले उसको नहीं आता था मैम को बनाने, वो जितना भी सीखी कब सीखी है? शादी के बाद। और एक्सपेरिमेंट किस पे किया है? ठीक है, मुझ पर कर करके। तो इस तरीके से आज एक्सपर्ट कुक है। अब उसका नेक्स्ट अपना है, चैनल तो चल ही रहा है, नेक्स्ट अपना है कुछ क्लाउड किचन वगैरह स्टार्ट करना। तो ठीक है, धीरे धीरे करके। तो कभी कभी मजबूरियाँ कभी कभी क्या बन जाती है, प्रोफेशन के रूप में, हॉबी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहली बार जब बनाई होगी शादी के बाद तो मजबूरी में ही बनाई होगी, लेकिन अब वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपका हीट बैलेंस? तो ये इतना याद रखना है आपके हीट बैलेंस के बारे में, तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा। तो प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, मेंस में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, टेम्परेचर से रिलेटेड एक टॉपिक और है, टेम्परेचर इन्वर्सन करके। ये भी एनसीईआरटी में ही दिया है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। टेम्परेचर इन्वर्सन ज्योग्राफी के जीएस वाले जो क्वेश्चंस है वो पूरे एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स से मिल जाते हैं, बस उसको समझने के लिए एनसीईआरटी काफ़ी नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा एज एडवांस बुक खुद से पढ़ के समझो, या फिर समझाने वाला है तो फिर आपका, जिसको तुम 20 घंटे लगाओगे उसको 2 घंटे में मैं समझा देता हूँ, ठीक है। 20 घंटे में भी उतने अच्छे समझ में आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझ गए। 200 घंटे भी लग सकते हैं, तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट है इस कारण से। तो टेम्परेचर इन्वर्सन, तो सबसे पहला टेम्परेचर तो आप लोग जानते ही है। इन्वर्सन का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट का मतलब उल्टा, तो किसका उल्टा?
तो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले। तो टेम्परेचर इन्वर्सन का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ, हिंदी में अवधारणा, संकल्पना, ये सब इसी को कहा जाता है। राइट। फिर इसका संकल्पना के बाद, संकल्पना में दो चीज़ें आ जाएंगी, डेफिनेशन देखेंगे इसका, और उत्पत्ति के कारण, आवश्यक दशाएं, टेम्परेचर इन्वर्सन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस। रिक्वायर्ड कंडीशंस, ये कॉन्सेप्ट में डाल देंगे। फिर इसका थोड़ा सा टाइप्स देखेंगे, प्रकार। अब जितना भी ये पढ़ रहा है ये सब ऑप्शनल में भी एज इट इज़ काम आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर से मैंने कहा है कि समझदार यदि हो तो जीएस की तैयारी के साथ साथ 500 में से कम 75% तैयारी आपकी ऑप्शनल की साथ साथ हो जाएगी, यदि ज्योग्राफी रखते हो तो। और यदि नहीं रखोगे, दूसरा रखना है, तो पूरा 500 नंबर के लिए आपको अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यदि ये सब चीज़ें समझ में आ रही है तो ऑप्शनल के रूप में कोई समस्या नहीं है, इतने नंबर आ जाएंगे, मेरे साथ रहोगे तो सिलेक्शन के लिए 300 प्लस 350 प्लस जो लाना है आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट रखोगे तो तुम लोग को अलग से मेहनत करनी है, फिर गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा नहीं मिलेगा वो किस्मत की बात है। ठीक है। हर चीज़ मैंने कहा ना, कई जगह किस्मत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि आप में टैलेंट है लेकिन सही समय पे सही कोच नहीं मिला तो टैलेंट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। हज़ारों तेंदुलकर, विराट कोहली और हज़ारों, ठीक है, टैलेंटेड धोनी घूम रहे होंगे, लेकिन उनको सही समय पे सही कोच, सही माहौल नहीं मिला होगा तो वो नहीं बन पाए। तो उसी प्रकार आप लोग के लिए भी, यदि आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, सही समय पे सही कोच मिल गया और उसके अकॉर्डिंग आपने मेहनत कर ली तो फिर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। टैलेंट है, बनना भी चाहते हो, लेकिन हर किसी को सही समय पे सही कोच और सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आई ना बात समझ में? तो वो कहीं ना कहीं, मैंने कहा, बिना कोच और बिना गाइडेंस के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर। इवन थोड़ा सा भी चीज़ें होती है तो गाइडेंस कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। पेरेंट्स हो चाहे फ्रेंड्स हो, कोई ना कोई गाइडेंस देता है। तभी अब दुकान भी खोलना है, किराने की दुकान भी खोलना है, तो भी थोड़ा सा जो उस फील्ड का अनुभवी व्यक्ति, उससे पूछा जाता है कि भाई किराने की दुकान खोलना चाहता हूँ, क्या क्या कैसे करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जाके छोटी सी दुकान भी अच्छे से चला पाओगे। है ना बात समझ में? तो हर जगह हर फील्ड के लिए कहीं ना कहीं छोटे मोटे कोच की ज़रूरत होती है, और हमारा काम सिर्फ कोच का ही है, मेहनत आप लोग की है। एनीवे, टाइप्स देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसका महत्व या प्रभाव देखेंगे। मेन है आपका इम्पैक्ट, प्रभाव क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका 2013 या 14 में आया होगा। इम्पैक्ट, नया नया सिलेबस चेंज हुआ था तब। ये 3 डायमेंशंस देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा टेम्परेचर इन्वर्सन के बारे में। और ऑप्शनल में भी इतना ही पढ़ना है, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, नहीं जीएस में नहीं ऑप्शनल में, बट टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक है तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। और ये एनसीईआरटी में दिया है, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी खोलोगे तो हेडिंग ये दिया होगा आपका, टेम्परेचर इन्वर्सन। राइट। चलिए, तो सबसे पहला तो इन्वर्सन का मतलब आपने उल्टा बता ही दिया, तो उल्टा किसका वो देखना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आते हैं। तो हमने अभी देखा था एटमॉस्फेयर पढ़ते समय कि खास करके नीचे वाला जो एटमॉस्फेयर है वह क्या कहलाता है आपका, ट्रोपोस्फियर। ये वाला क्या कहलाता है आपका, ट्रोपोस्फियर कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है ना। और इस ट्रोपोस्फियर में मैंने क्या बताया था, ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, कम होते जाता है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 5, 10, 15, 20 जो भी करना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इधर आपका माइनस में चले जाओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है आपका ट्रोपोस्फियर में, कम होता है, यही बताया था। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जब क्या होता है, इसका उल्टा होने लगता है, तापमान बढ़ने की तुलना में
कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होगा, हमेशा नहीं होता है। बढ़ने की तुलना में तापमान क्या होगा आपका, सॉरी घटने की तुलना में टेम्परेचर डिक्रीज की तुलना में क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर क्या होता है आपके, जो ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, बढ़ने लगेगा। मतलब ग्राफ इधर न जाके किधर जाएगा आपका, बढ़ते जाएगा आपका जो। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है, टेम्परेचर इन्वर्सन की स्थिति कहेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। यानी इसका दूसरा अभी और डायग्राम बनाऊंगा, ये तो मैं समझाने के। नॉर्मल कंडीशन सामान्य स्थिति हो गई आपकी जो है, कि सामान्य स्थिति में नॉर्मल कंडीशन में खास करके ट्रोपोस्फियर में बोल दो या वायुमंडल में ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर बताया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य तापपतन दर कहते हैं, बताया था। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में तापमान बढ़ने की बजाय क्या, सॉरी तापमान घटने की बजाय क्या होता है आपका जो है, ट्रोपोस्फियर में तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है आपकी जो है, टेम्परेचर इन्वर्सन की कहलाती है। क्या कहलाती है, टेम्परेचर इन्वर्सन की कहलाती है। आ रही बात समझ में यहाँ पे? हाँ, मेन वायुमंडल का मतलब हम लोग निचला ही मंडल लेते, ऊपर वाले तो बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि हमारे लिए जो एटमॉस्फेयर है जीवन के लिए वो कौन सा है, निचला वाला भाग ही है। कुछ में तो परमानेंट इन्वर्सन मिलेगा, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे तो नेचुरली वहाँ पे इन्वर्सन है, बढ़ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ का उल्टा बताना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे वो सब नहीं होता, मेनली आपका ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है। आ रही बात समझ में? तो इसी को दूसरा डायग्राम भी बनाते एक, इसका मतलब क्या है, तो नॉर्मल कंडीशन सामान्य स्थिति। तो सामान्य स्थिति में एटमॉस्फेयर में देखते हैं हम लोग, तो सामान्य स्थिति में गर्म हवा नीचे होगी, वार्म एयर, और उसके कंपैरिजन ठंडी हवा क्या होगी, कोल्ड एयर ऊपर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है आपका जो है, हाइट या एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, कम होते जाएगा, होगा ना। नीचे वार्म एयर है, ऊपर आपका क्या है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम नहीं, कम होगा, तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। हाँ सॉरी, घटती तो बोला, हाँ ठीक है, आया समझ में? ये नॉर्मल कंडीशन है एटमॉस्फेयर की सामान्य स्थिति में। इसकी उल्टी स्थिति जब बन जाती है, कैसे बनती है देखेंगे, लेकिन जब उसकी उल्टी स्थिति बन जाती है तो इस ऐसी स्थिति में ठंडी हवा नीचे होगी, ऊपर कौन सी हवा होगी आपकी जो है, ठंडी वायु, कोल्ड एयर, और उसकी तुलना में यहाँ पे गर्म वायु होगी, वार्म एयर। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ या एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होगा, तो दैट इस ये कंडीशन क्या कहलाती है, टेम्परेचर इन्वर्सन की कहलाती है, TI। आया समझ में? तो परिभाषा क्या बनेगी, समझ में आया कि सामान्य स्थिति में वायुमंडल में या क्षोभमंडल भी लिख सकते हो, ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, कम होते जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, लिख लो एक परिभाषा, ठीक है। सामान्य स्थिति में वायुमंडल में या ब्रैकेट में क्षोभमंडल में, सामान्य स्थिति में वायुमंडल ब्रैकेट में क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ते जाता है,
जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ते जाता है तो यह स्थिति तापमान व्युत्क्रमणता है ना, हिंदी में प्रतिलोमन वगैरह वर्ड भी यूज करता है। तापमान व्युत्क्रमणता, इसके स्थान पे प्रतिलोमन या उत्क्रमणता करके भी वर्ड यूज कर लेगा, रिवर्सल। ये सभी सेम है, इंग्लिश वर्ड याद रखना, इन्वर्सन ये एक ही वर्ड है, तो उसे तापमान व्युत्क्रमणता या प्रतिलोमन कहते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में लिख लीजिएगा। इन नॉर्मल कंडीशन, इन एटमॉस्फेयर, ब्रैकेट में ट्रोपोस्फियर लिख सकते हो, इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, टेम्परेचर decreases with increasing altitudes, but in some specific conditions, temperature increases with increasing altitudes, known as temperature inversion। आया समझ में कॉन्सेप्ट, परिभाषा समझ में आ गई? किसी कोई समस्या, कोई डाउट है तो बताएं। चलिए, तो अब आते हुए विशेष परिस्थितियां कौन सी है जिसके कारण से इन्वर्सन क्रिएट होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो विशेष परिस्थितियों में आते हैं, डायग्राम एग्जाम में जरूर बनाना, मेंस चाहे जीएस का पेपर हो चाहे ऑप्शनल का हो। ज्योग्राफी में हमेशा डायग्राम आपको आधा एक नंबर बढ़ाते रहेगा, और कई सारी चीज़ें डायग्राम से ही वर्ड्स भी बच जाते हैं, टाइम भी बच जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंडीशंस में। रिक्वायर्ड कंडीशंस कौन कौन सी, आवश्यक दशाएं। रिक्वायर्ड कंडीशंस, तो पहला तो है आपका लंबी शीतकालीन रातें। ये स्थिति उत्पन्न होती है लंबी शीतकालीन, लॉन्ग विंटर नाइट्स, ये कंडीशंस क्रिएट होती है जब लॉन्ग विंटर नाइट्स होती तभी होती है, बाकी समय में नहीं होती है। कैसे? जब लंबी रातें होंगी तो पृथ्वी को ठंडा होने में टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में रातें छोटी होती है, ठीक है नहीं? तो सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त भी लेट होता है 6-7 बजे, सूर्योदय भी जल्दी हो जाता है 6 बजे, तो पृथ्वी को ठंडा होने के लिए पूरा टाइम नहीं मिल पाता है, तो उतना ठंडा नहीं हो पाता, अर्थ सरफेस उतना ठंडा नहीं हो पाता है। लेकिन विंटर में क्या होता है, लंबी रातें होती है ना, सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है, तो रातों की लंबाई बढ़ जाती है, तो पृथ्वी से रेडिएशन के लिए, पुनर्विकिरण के लिए समय क्या मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाता है। तो पृथ्वी जो है विंटर नाइट्स में क्या होती है, अर्थ का जो सरफेस है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठंडा धरातल हो जाता है। आ रही बात समझ में? सरफेस क्या हो गया आपका, कोल्ड हो गया। तो हमको धरातल को जितना ज़्यादा ठंडा करना है उतना ठंडा कर देना है, तो ठंडा करने के लिए समय ज़्यादा मिल जाता है ठंडा होने के लिए। तो जब ठंडा हो जाएगा धरातल तो इससे सटी हुई एयर का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो उससे सटी हुई एयर का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा ठंडा होगा। और इसके कंपेरिजन ऊपर जाएंगे तो इसके कंपेरिजन टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसलिए निचले ठंडी वायु बन जाती है, ऊपर आपका उसकी कंपेरिजन गर्म वायु होती है। और इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा आपका, राइज करते जाता है, बढ़ते जाता है। क्लियर? तो पहला हो गया आपका, पहली कंडीशन चाहिए लॉन्ग विंटर नाइट्स। लेकिन इससे ही काम नहीं चलेगा, दूसरी कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है धरातल के निकट शुष्क वायु होनी चाहिए, आर्द्र नहीं। धरातल के निकट शुष्क वायु, आर्द्र नहीं, आर्द्र वायु नहीं। इंग्लिश में आपका जो है ड्राई एयर नियर द सरफेस,
ड्राई एयर नियर द सरफेस, ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट मॉइस्ट या वेट, मॉइस्ट एयर नॉट मॉइस्ट एयर। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यदि मान लेते हैं कि मॉइस्ट एयर है तो विकिरण को वो बाहर जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वहीं पर, है ना। पृथ्वी को ठंडा होने के लिए क्या चाहिए, पृथ्वी से रेडिएशन इजीली होना चाहिए। यदि यहाँ पे मॉइस्ट एयर रहेगा, आर्द्र वायु रहेगी, तो आर्द्रता क्या करती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, तो धरातल को ठंडा होने देगी क्या, वो नहीं होने देगी। तो रेडिएशन इजली हो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या हो, आपके जो है ड्राई एयर हो, शुष्क वायु हो। तो शुष्क रहेगी तो ये जो रेडिएशन हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जा रही है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा और बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी इंटरप्शंस के बाहर जाने दे देगा। और जितना ज़्यादा रेडिएशंस बाहर जाएगी उतना ही धरातल क्या होगा, आपका कोल्ड होते जाएगा, सरफेस कोल्ड होते जाएगा। आगे बात समझ में। तो दैट्स वाई सरफेस के पास में ड्राई एयर की कंडीशन होनी चाहिए, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हर क्षेत्र में विंटर में ये कंडीशन नहीं बनेगी, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए तब बनेगी। आगे बात समझ में। तीसरी कंडीशन भी है, तीसरी कंडीशन है आपका जो है, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, स्काई हवा ओपन या क्लीन होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेघाच्छादन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका जो मेघाच्छादन, मेघाच्छादन का मतलब क्लाउड कवर्ड, मेघाच्छादन नहीं होना चाहिए। आपका जो है आकाश क्या होना चाहिए, आपका शुष्क एंड साफ होना चाहिए, आकाश शुष्क एंड साफ होना चाहिए, ड्राई एंड क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी क्लाउडेड, नॉट क्लाउडेड, ड्राई एंड शाइनी स्काई होना चाहिए। आगे बात समझ में, ड्राई एंड। इससे क्या होगा कि पृथ्वी की किरण को रोकने वाला फिर से कोई नहीं होगा, समझ ना। पृथ्वी उतनी ही ठंडी तभी होगी जब रेडिएशन क्या होगा, बिना किसी इंटरप्शंस के होगा। यदि क्लाउड्स मान लेते, क्लाउड्स है यहाँ पर, तो रेडिएशन बाहर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और पृथ्वी उतनी ठंडी नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए कभी सुना होगा कि बादल छाए रहते हैं तो हम बोलते हैं ना, आज थोड़ा सा बादल छाए तो गर्मी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशन है वो बाहर स्पेस में जीरो में विदाउट इंटरप्शन नहीं जा पाती, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में। इसलिए जिस दिन बादल छाए रहते, खास करके सुबह धूप निकली और अब बादल छा जाए, तो धूप निकली तो पृथ्वी तो गर्म हो गई, रेडिएशन निकलना पृथ्वी से स्टार्ट हो गया। लेकिन बादल छा जाएंगे तो वो रेडिएशन जितना स्पेस में जाना चाहिए, जीरो में जाना चाहिए, उतना रेडिएशन पूरा बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि क्लाउड्स के द्वारा भी हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसीलिए थोड़ा गर्मी उस दिन ज़्यादा लगती है। आ रही बात समझ में। तो ये कहा जाता है का मतलब ये प्रैक्टिकल है। तो इस तरीके से आपके पास तीसरी कंडीशन भी होना चाहिए कि बादल ना छाए हो, आकाश क्या होना चाहिए, शुष्क और साफ होना चाहिए। स्काई जो है आपका जितना ज़्यादा ड्राई एंड नीट रहेगा, शाइनी रहेगा, उतना ही रेडिएशन बाहर होगा, पुनर्विकिरण जल्दी होगा और धरातल उतना ही क्या होगा, ठंडा होगा, और तब जा कर के यह कंडीशंस बनेगी, अदरवाइज तब भी नहीं बनेगी। आगे बढ़ समझ में। तो तीन मेन कंडीशंस है, और चौथा जो परमानेंटली यदि कहीं पर है तो हमेशा वहाँ पे इन्वर्सन की स्थिति रहेगी, वह है आपका हिमाच्छादित धरातल। यदि पहले से हिमाच्छादित धरातल है तो वो नेचुरल कह सकते हो, आपका जो है ग्लेशिएटेड सरफेस या आइस कवर्ड सरफेस भी लिख सकते हो। तो ये नेचुरल टीआई वाली स्थिति हो गई ना, टीआई का मतलब थानेदार नहीं, ठीक है। तो ये नेचुरल टीआई वाली स्थिति हो गई। यदि कहीं पे ग्लेशिएटेड सरफेस है तो नेचुरल वहाँ पे क्या मिलेगा, टेम्परेचर इन्वर्सन मिलेगा। आ रही बात समझ में। नेचुरल क्योंकि आइस कवर्ड रीजन है, तो आइस है तो ठंडी है, तो उसके साथ सटी हुई वायु ठंडी होगी, उससे ऊपर जाएंगे तो उसके कंपेरिजन थोड़ा सा टेम्परेचर वायु का ज़्यादा होगा। तो नेचुरल ये कह सकते हो, ये आपका क्या हो गया, नेचुरल
टी आई वाली स्थिति हो गई, नेचुरल टी आई वाली कंडीशन है आपका। आया समझ में? तो ये 4 कंडीशंस है, इन 4 कंडीशंस के होने पर ही आपका जो है क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्सन की स्थिति क्रिएट होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम समझने वाला टॉपिक है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, समझ गए तो अच्छे से लिख लोगे। और ऐसे क्वेश्चंस में नंबर नहीं कटते, सबसे अच्छी बात ये है, आपने अच्छे से लिख दिया तो 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग है किसी कारण से काट भी दिया तो 7 8 9 नंबर देने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ज्योग्राफी में यदि थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से लिखना सीख गया तो मैथ्स टाइप के नंबर लाए जाते हैं। हमारे टाइम में मैं जैसे मेरे आए थे एक दो फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट तो कुछ लोग के जिन्होंने समझ अच्छी विकसित की, उनके आ जाते हैं। मैंने कहा ना ज्योग्राफी से अच्छा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन क्या है कि ज्योग्राफी के टीचर्स जितनी मेहनत करनी चाहिए थी दिल्ली में वो नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको बीच में जब हम तैयारी करते ज्योग्राफी टॉप पे चल रहा था सब्जेक्ट, तो कुछ टीचर्स क्या है बूम कर गए, अच्छा खासा कमा लिया। अब आदमी एक बार जब कमा लिया तो उसके बाद उनका नाम इतना हो गया कि नाम से ही बच्चा एडमिशन ले रहा था, तो फिर वो टाइम पास करके भी पढ़ा के काम चला लेते थे। तो वो जो मेहनत होनी चाहिए थी उसके बाद उतनी नहीं हुई। और फिर कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का कम ज़्यादा होते रहता है। यूपीएससी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फेवर नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपका पेपर्स कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, गाइडेंस कैसे, उसके हिसाब से नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट का मतलब ही जो इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्रॉपर गाइडेंस हो और जो जीएस वगैरह में भी प्रॉपर हेल्प करे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बेनिफिट देती है क्योंकि इसमें इफ एंड बट्स नहीं है कि कोई कुछ और कहेगा कोई और कुछ कहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शनल के रूप में, साइंस के रूप में, सेमी साइंस के रूप में सब्जेक्ट जाना जाता है। एनीवे, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपका कि टेम्परेचर इन्वर्सन क्या होता है। टेम्परेचर इन्वर्सन की डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोग की और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया पूरा का पूरा। अब आते हैं टाइप्स में। तो टाइप्स और ये बाकी कल देखते, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो अभी समझने वाला टॉपिक है, तो बाकी टाइप्स और इम्पैक्ट कल देखेंगे और उसके बाद कल हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी ऑप्शनल की क्लास होगी, 5-10 मिनट ब्रेक ले लो और उसके बाद फिर ऑप्शनल में जो पढ़ रहे थे उसी